नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें जोरों पर हैं। आज की दो बड़ी तस्वीरों ने 2027 के चुनावी माहौल को, चुनावी समीकरणों को पूरी तरह गर्म कर दिया है। पहला घटनाक्रम मुरादाबाद, जहां समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ में ठाकुर द्वारा, वहां एक विधानसभा सीट है, वहां पर केंद्रीय मंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने विजय संकल्प महारैली की और इसे उनके मिशन 2027 का आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। 2022 में जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे। ये दिलचस्प बात है कि वो तब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, अब वो बीजेपी के साथ हैं एनडीए में। तो ऐसे में दो सवाल जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स को लेकर खड़े होते हैं कि क्या वो बीजेपी के लिए मुस्लिम बहुल सीटों पर अखिलेश को घेरने का हथियार बनेंगे या फिर सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के भीतर तकरार बनेंगे। एक तो ये सवाल है। दूसरी बड़ी तस्वीर आज की बिजनौर से आई, जहां पर चंद्रशेखर, जो कि नगीना के सांसद हैं और दलित नेता हैं, उन्होंने अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू की। पुलिस ने उनके घर पर उनको डिटेन किया, अच्छा खासा सुर्खियां बनी। फिर लेकिन चंद्रशेखर के विरोध के बाद उन्हें रैली स्थल पर जाने की इजाज़त दी गई। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ जयंत की सोशल इंजीनियरिंग है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर की बढ़ती सक्रियता। इनके बीच अखिलेश यादव, बीजेपी, मायावती और बाकी तमाम राजनीति। और इस चुनावी गणित को डिकोड करने के लिए मुद्दे की बात में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी। तो पुष्पेंद्र भाई, जयंत चौधरी ने मुरादाबाद की ठाकुर द्वार सीट को चुना अपनी रैली के लिए। ये तो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है, आरएलडी की पारंपरिक जमीन ये है नहीं, तो फिर वहां से क्यों? नीरज जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हर कोई चाहता है एक ज्यादा आसमां का हिस्सा, ज्यादा जमीन का हिस्सा। और आज जो कुछ हो रहा है, चाहे वो चंद्रशेखर हो या जयंत हो, उम्र में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़े से जयंत बड़े होंगे और इनकी आकांक्षाएं इनकी उम्र के साथ साथ बढ़ती भी जा रही हैं। और जो इन्हें प्रारंभिक सफलता मिली उसने इनका हौसला भी बढ़ा दिया, लेकिन साथ में इन्हें थोड़ी सी जिसे कहना चाहिए कि जो इंटेलिजेंसिया है पॉलिटिकल, वो भी दे दी है। ये उसी का नतीजा है कि ये ठाकुर द्वारा गए जयंत चौधरी। जाने को तो वो भाई सिवाल खास में या इधर उधर भी और भी कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन देखिए कि सिवाल खास से एक मुस्लिम विधायक जीतता है और नाम इनका होता है, लेकिन ये मालूम है कि कैसे उस सीट को लिया जाए। तो अब इन्होंने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुकी हैं, तो कौन सी ऐसे सीटें आइडेंटिफाई की जाएं जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी हो और रालोद और बीजेपी का कॉम्बिनेशन मिलकर कोई संभावनाएं बनती हो। तो ऐसी संभावनाओं में जो ये बिजनौर से लगी बेल्ट है, ठाकुर द्वारा, अमरोहा, कांठ और थोड़ा सा संभल की भी एक सीट, मुरादाबाद, ये सीटों का जो ज्योग्राफी है, जो यहाँ का सोशियो सर्कल है, जो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो इस जो मैंने सोचा है, जो मेरी थॉट है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, उससे मैच करती है। तो यहाँ पर उनको संभावनाएं दिखी कि अगर उधर सीटें नहीं मिलती जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो सीटें बढ़ेंगी कैसे। तो उसके लिए थोड़ा सा इधर चलेंगे, थोड़ा सा इगलास, हाथरस, मथुरा की तरफ चलेंगे। हालांकि बुलंदशहर, नोएडा में उनके पिछली बार आपने देखा होगा, गाजियाबाद में भी वो परिणाम नहीं आ पाए थे जो वो अपेक्षा करते थे, और भारतीय जनता पार्टी को कोई खासा नुकसान इधर नहीं हुआ था जी। तो मुझे लगता है कि ये पहले फेज में जयंत चौधरी इधर आए हैं और बाद में शायद वो बुलंदशहर से आगे निकले, क्योंकि इगलास, हाथरस वगैरह वहाँ पर उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सफल हो ही जाएंगे, पर संभावनाएं बढ़ जाती है मथुरा में और इस इलाके में। पहले तो आगरा तक राज था भाई, फतेहपुर सीकरी, किरावली, ये सारी सीटें उनकी ऐसी होती थी जैसे अपनी हो रालोद की किसी समय पे। तो हो सकता है वो थोड़ा सा पुराना उस गणित को लाना चाहते हो, वापस धीरे धीरे बढ़ना चाहते हो। उन्होंने इकाइयों का पुनर्गठन किया है, सारे प्रदेश में अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं और
लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जुड़ रहे हैं। नए नए विचारधारा लोग भी जुड़े हैं भाई, केसी त्यागी जुड़ गए। और तो ऐसे लोग जब जुड़ते हैं, उधर अशोक यादव जुड़े हैं जो शिकोहाबाद के आसपास की बेल्ट के नेता रहे हैं। तो ये सारी बुद्धिमानी, मुझे लगता है कि वो एक थिंक टैंक उनके पास आ गया है जिसका उनके पास अभाव था, है ना। तो उनकी राय पे, उनकी सलाह से मुझे लगता है कि धीरे धीरे जयंत चौधरी कदम बढ़ा रहे हैं। जहां तक बात चंद्रशेखर रावण की है, चंद्रशेखर पे आएंगे पुष्पेंद्र भाई। एक दो सवाल हम जयंत पे के ये अपने दर्शकों को बता दें कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की एक ज़मीन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसलिए जयंत चौधरी 2022 में जब अखिलेश यादव के साथ लड़े थे तो वहाँ भी वो एक कॉम्बिनेशन के तौर पर उपयोगी थे और बीजेपी एनडीए में भी उन्हें उपयोगी मानकर चल रही है। तो पुष्पेंद्र भाई, एक थ्योरी ये है कि पश्चिम के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर बीजेपी को मुस्लिम वोट तो नहीं मिल रहा है, बढ़त उन्होंने बनाई थी लेकिन आपने बताया कि एक बेल्ट थी जो खाली थी जहां बीजेपी को मनमाफिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो पश्चिम की मुस्लिम बहुल सीटों पर अखिलेश यादव को घेरने के लिए जयंत चौधरी का रोल अहम होगा या हो सकता है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ आने के बाद भी पश्चिमी यूपी का मुस्लिम वोट किसी हद तक जयंत के साथ जाएगा या वो पूरी तरह अखिलेश की तरफ शिफ्ट हो चुका है और जयंत चौधरी को उसका कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला? देखिए, मतलब इस तरह की कोई भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं है, लेकिन दो तीन बातें हैं जो इस रेफरेंस में हम याद कर सकते हैं, जिनकी चर्चा कर सकते हैं। देखिए, 2013 का जो दंगा था, वो दंगे ने सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया था तो रालोद को पहुंचाया था और लगभग साफ हो गए थे वो। उसके बाद 2022 के चुनाव से पहले जब महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, जहाँ पे टिकैत भी थे और एक ही पंचायत में हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगे, तब भी सबको ये यकीन नहीं था कि क्या मुस्लिम और जाट एक साथ आ जाएंगे। लेकिन 2022 के चुनाव में हमने देखा कि वो आए। हालांकि इस पे लोग अभी भी डिस्कस करते हैं, बहस होती है कि जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट था, क्या वहाँ पर जाटों ने भी वोट दिया है, उनका शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ। मुस्लिमों का वोट तो सारा आ गया था, ज़्यादातर आ गया था, लेकिन जाटों का वोट शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल तब भी बना रहा। इस पे संदेह लोग जताते रहे कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। और उसमें शायद अगर मुजफ्फरनगर शहर की सीट को देखें तो ये बात साबित भी होती है। अगर जाट पूरी तरह साथ आए होते मुस्लिमों के, तो फिर कपिल देव का जीतना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता। लगा भी ऐसा ही था, बाद में कैंडिडेट ने विड्रॉ किया, सब कुछ हुआ तो वो जीत पाए थे, जो आज मंत्री हैं। तो आपका जो ये सवाल है, ये थोड़ा सा इसका उत्तर मुश्किल इसलिए है कि देखिए, बीजेपी की वजह से, इससे पहले आपको लगेगा मैं रेफरेंस से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मायावती को अगर आप देखें तो मायावती जी का सबसे बड़ा नुकसान इसलिए हुआ कि उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि वो बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तब से मुस्लिम शायद उनसे, जो उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़े थे, थोड़ा धीरे धीरे खिसकने लगे और उनका ये विश्वास टूट गया कि अगर कल को मायावती बन गई तो फिर से भाजपा के साथ ना चली जाएं। तो जयंत के साथ भी ये हो सकता है। बस इसमें एक अपवाद की बात ये है कि जयंत ने अभी तक कोई बयान मेरी जानकारी में ऐसा नहीं दिया है जो मुस्लिमों को आहत करे, बल्कि रादर आप देखेंगे तो उन्होंने कहीं कहीं पर स्टैंड लिया और मुस्लिमों के पक्ष की भी बात की। जब आपको याद होगा वो पुलिस वाले राज की बात थी और विलियन की बात हुई थी, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था। और कांवड़ टाइम पे भी, कांवड़ यात्रा के टाइम पे भी वो उसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने बहुत सधे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देते रहे वो बार बार। तो मुस्लिमों से मतलब दुश्मनी तो नहीं है, नाराजगी तो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम उनके पास कैसे आ पाएगा भारतीय जनता पार्टी के रहते, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हो सकता है कि जहाँ पे वो कैंडिडेट जिस तरह के चुनेंगे, और ये वो एरिया है, और हमेशा देखिए गांव की राजनीति में भी और बाकी जिले में भी ऐसा होता है कि एक गुट अगर सपा के साथ है तो उसी गांव का दूसरा गुट उसी बिरादरी का भी दूसरे के साथ चला जाता है। तो अगर इनकी वजह से थोड़ी बहुत भी सेंधमारी हो जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को और जयंत
दोनों को बड़ा लाभ होगा अगर ऐसा हो जाता है तो। हालांकि उसे मैं बहुत संभव नहीं मान रहा, पर उसे असंभव भी नहीं मान रहा। और अगर वो अपने संबंध में ना, देखिए जितने उनके पार्टी में कार्यकर्ता हैं सब हैं, एक शुरू में एक दो मुस्लिमों ने छोड़ा था, लेकिन बाद में आप देखें तो मुस्लिम जुड़े भी हैं उनसे। लेकिन दिक्कत यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट पे तो कभी मुस्लिम को लड़ाएगी नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी रालोद को यह अनुमति देगी कि वो अपने टिकट पे मुस्लिम को लड़ा लें? अगर वो एक दो जगह मुस्लिमों को लड़ाते हैं तो नीरज भाई जो आप कह रहे हैं वो संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी कि मुस्लिमों का झुकाव उनकी तरफ कहीं ना कहीं हो जाए और उस बड़ा भाग में कुछ सीटों के समीकरण बिगड़ जाए सपा के, और सपा को नुकसान होने लगे, एनडीए को फायदा होने लगे। गठबंधन दलों को बीजेपी ये इजाज़त दे सकती है, या कहें कि गठबंधन दल तो लड़ा ही सकते हैं, अपना दल ने लड़ाया ही मुस्लिम वोट, वो रामपुर की एक सीट है और वहाँ पे जीते। मैं बस अब यहीं पे आ रहा था, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जयंत चौधरी की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई जो मुस्लिम समुदाय को आहत करे, बल्कि कई कई जगह पर वो बीजेपी के सामने खड़े हुए दिखाई दिए कुछ मुद्दों पर। लेकिन अगर ठाकुर द्वारा की रैली में गेट पर 6 बुलडोजर खड़े होते हैं 6 बुलडोजर खड़े होते हैं रैली के बाहर, तो क्या वो अपने आप में एक स्टेटमेंट नहीं है? नीरज भाई बात आपकी बिल्कुल सही है। और देखिए इस समय जो मुस्लिम मतदाता है वो कुछ असमंजस में तो है ही है। देखिए नगर निगम निकाय, जब स्थानीय निकाय चुनाव हुए तो आप मुरादाबाद उठाए, वेस्ट यूपी का मेरठ उठाए, सब उठाए, तो पतंग ने भी अच्छी खासी वोट हासिल की थी ओवैसी जी की पार्टी में। ठीक है, कहीं कहीं पर बसपा को भी वोट मिला था और आजाद समाज पार्टी को तो खूब खुले से मिला। इसका मतलब आप ये तो स्वीकार कर लें कि मुस्लिम कहीं पर भी बंधुआ सा नहीं है, आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वहीं जाएगा। तो बहुत सारे समीकरणों पर निर्भर करेगा। और बावजूद बुलडोजर के, क्योंकि जयंत ने कभी बुलडोजर नहीं चलाया, और तो उनसे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अगर उनके बहुत निकट या गोदी में नहीं बैठे हैं तो उनसे छिटके भी नहीं है। उनसे ऐसा नहीं है कि नफरत हो जाए कि साहब इधर जाना ही नहीं है। अभी वो जो मतलब पुल तो नहीं बना, पर बीच में दीवार भी खड़ी नहीं हुई है। ये बड़े अच्छे आपने मिली दी कि पुल भले ना बना हो लेकिन दीवार भी नहीं खड़ी है, यानी संभावनाएं बन सकती हैं। जी, संभावना बन सकती है ना साहब। अब गठबंधन के नजरिए से एक सवाल और कि 2022 के जब चुनाव हुए तो वो किसान आंदोलन की छाया में हुए थे, कहा जा रहा था कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे। इसके बावजूद बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर ओवरऑल सीटें देखें तो बीजेपी ने बढ़त बनाई। अब जयंत बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में हैं, तो क्या बीजेपी अपनी मजबूत सीटों का कोटा आरएलडी के लिए छोड़ेगी? मेरा मतलब यह है कि बीजेपी के नेता अब भी अगर जब हम बात करते हैं तो ऑफ रिकॉर्ड ये कहते हैं कि भाई हमने तो जयंत के बिना भी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो हम अपनी सीटें या अपनी मजबूत सीटें भले ही जहां हारे हों लेकिन सीटें मजबूत हो वो क्यों छोड़ेंगे। और ये इसलिए भी है कि बहुत सारी सीटों पर जयंत की पार्टी दावेदारी करती हुई दिखती है। तो ये अखिलेश को घेरने की रणनीति पर हमने बात कर ली। अब ये एनडीए की जो भीतरी एक विरोधाभास है, ये आपको नजर आता है कि आने वाले दिनों में ये आड़े आएगा? देखिए मजबूत सीटें भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे, ये तो मुझे संभव नहीं लगता कि गाजियाबाद हो, नोएडा हो या साहिबाबाद हो, क्या ऐसी सीटें जयंत मांगेंगे भी? मुझे भी नहीं लगता कि ये व्यवहारिक होगा अगर वो ऐसी सीटों पर हक जताते हैं या मांगते हैं। और उसी का ये होमवर्क है, क्यों उन्होंने गाजियाबाद या वो नहीं चुना, उन्होंने ऐसी सीटें क्यों चुनी, ठाकुर द्वारा को क्यों चुना? इसलिए चुना कि भारतीय जनता पार्टी वहां के लिए राजी हो सकती है और ये काम करके अपना वहां थोड़ी जगह बना सकते हैं, स्पेस अपना स्पेस क्रिएट कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अनरीजनेबल डिमांड करेंगे जयंत ऐसी सीटों की। नंबर्स पे तो जरूर लड़ाई होगी कि भाई मुझे ज्यादा दे दो, कम मिले, लेकिन सीटों का जो आइडेंटिफिकेशन होगा, जो पहचान होगी, वो मुझे लगता है कि बहुत समझदारी से होगी। बावजूद उसके कुछ सीटों पर बात जरूर अटकेगी, ये मैं मानता हूं। जैसे कि मेरठ दक्षिण है, अब मेरठ दक्षिण पर सबकी नजर रहेगी,
है ना साहब? ये एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, मेरे दक्षिण का बिल्कुल। नाम। ऐसी और भी सीटें हो सकती हैं, ऐसी और भी सीटें हो सकती है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी वाले भले ही ये कहे कि वो तो उनके साथ थे तब उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ लिया, तो ऐसा नहीं होता। जब आप गठबंधन में किसी को साथ लेते हैं तो ये छोटी छोटी बातें नहीं होती, उसका एक बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, और वो होता है परसेप्शन। आज 2022 में आप देखिए, वो सीटें अगर नहीं भी उतनी जीत पाया विपक्ष, लेकिन परसेप्शन क्या था साहब? परसेप्शन तो डरावना था ना बीजेपी के लिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना साहब? तो परसेप्शन की लड़ाई थी। और 2024 में क्या हुआ? सपोज कीजिए जयंत साथ नहीं होते और जयंत विपक्ष में होते 2024 में, तब क्या होता? लोकसभा चुनाव में क्या होता? मुझे लगता है कि कुछ परिणामों पर फर्क पड़ता। तो ये बातें मुझे लगता है कि बहुत वैसे स्तर पर कही जा रही हैं। कोई भी बड़ा नेता या जिम्मेदार नेता ऐसे नहीं कहेगा कि जयंत ना भी होते तो हमें क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कहेगा प्रैक्टिकली, है ना? तो ये सब संभावनाओं के खेल हैं, और अभी कुछ समय बाकी है। बंगाल भले ही उससे बहुत से जीते हैं, लेकिन यूपी में जो चल रहा है वो आप और हम जानते हैं कि कभी ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं, कभी ठाकुर विधायक बैठक करते हैं, कहीं गुजरों की सभा हो जाती है, कहीं जाटों की एक सभा पे बवाल हो जाता है, परेशानियां हो जाती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लिए कोई केक वॉक है। हो सकता है जीत जाए, मैं ये नहीं कह रहा, बट आज की जी जी तारीख में अगर बात करें तो केक वॉक तो नहीं है साहब, है ना? तो जब केक वॉक नहीं है तो आपको कुछ साथी तो चाहिए जो आपको फिसलने से रोके, है ना साहब? बिल्कुल एक डगर पे बिल्कुल आप चल रहे हैं तो फिसलने के लिए कोई हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ने का ही सहारा भरी तो चाहिए होता है, और वो सहारा भर कहीं पे 7,000 वोट हो सकती हैं, कहीं पे 10,000 वोट हो सकती है, कहीं पे 8,000 वोट हो सकती है। मुझे लगता है वो भी अंतर डालती है विधानसभा चुनाव में। तो डेफिनेटली डेफिनेटली। बीजेपी तो वैसे भी अपने 2024 के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें ज़्यादातर चुनावों में बीजेपी ने यह साबित किया है कि दूसरी पार्टियों के मुकाबले कम सीटों के अंतर से जीतना बीजेपी का एक मजबूत पक्ष है, और वो अपना होमवर्क अपना जी 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 जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनके नज़र में जयंत की कीमत खत्म हो जाएगी, या जयंत को इतना कमज़ोर मानेंगे, या उन्हें कोई बोझ नहीं है। वो अगर बहुत एसेट नहीं है तो लायबिलिटी तो नहीं है, लायबिलिटी तो नहीं है ना उनके लिए। तो अगर लायबिलिटी नहीं है तो फिर तो दोस्ती कायम रहेगी। हो सकता है थोड़ी बहुत बात होती है भाई। आपके आपके आप हिसाब से, आप तो चूंकि बिल्कुल बातचीत करते रहते हैं, आपसे तो सलाह भी वहाँ के नेता, पूरे पश्चिम की सभी पार्टियों के नेता आपसे बातचीत करते हैं। आपके हिसाब से जयंत की पार्टी कितनी सीटों पर एम कर रही है, कितनी सीटों पर उनकी नजर है? देखिए, ये ऐसा ही है कि आप मुझसे बिल्कुल कोटरी की बातें पूछने लगे। देखिए, डिमांड 50 की जाएगी। यहाँ पे तो कहावत है कि भाई अगर बंदूक पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए तो तोप का लाइसेंस तो मांगो, तोप का अप्लाई है करो। ना? हाँ, है तोप ना का साहब? अप्लाई करो। तो वो वाली चीज अप्लाई होती है कि 50 से शुरू करो, और 25 से 30 के बीच में जहाँ मिल जाए वो बेहतर है। क्योंकि अगर वैसे लड़के 10 आनी है और यहाँ 25-30 में से अगर 15-16 आ जाती हैं तो संतोष करना चाहिए। लेकिन आकांक्षाएं किसी की कहाँ रुकती हैं, और किसी का भी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या अति महत्वाकांक्षाएं हैं वो रुकती नहीं है। और ऐसे भी साथी होते हैं जो अपने नेता को कहते रहते हैं, आप तो साहब, आपके क्या कहने साहब, आपके बिना तो कुछ है ही नहीं साहब, और आप तो 50 की वजह 60 मांगी है ना साहब? तो ऐसे भी सलाहकार होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि वो 50-55 से शुरू होकर 30 तक बात होनी चाहिए, और 30 रीजनेबली ऐसी होंगी। आप यहाँ से अगर आगरा और सारा जिले देखेंगे तो हाँ इतनी हाँ सीटों को आसानी से चिन्हित किया जा सकेगा। तो कोई बिल्कुल बड़ी इनरीजनेबल बात नहीं होगी, अनरीजनेबल और प्रैक्टिकल होगी, और हो भी जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो नहीं, बिल्कुल सही आपका आकलन फिलहाल नज़र आ रहा है। चलिए चंद्रशेखर पर आते हैं। चंद्रशेखर ने बिजनौर में रैली की, आज अच्छा खासा ड्रामा हुआ। फाइनली उन्होंने 40-45 मिनट मंच पर आकर बातें की, और वो बातें बड़ी बिल्कुल चुनावी रैली थी, जिसमें उन्होंने आरक्षण से लेके और जो कहते हैं कि इतना हम बुजुर्गों को ये देंगे, महिलाओं को ये देंगे, ओबीसी के लिए इतना आरक्षण करेंगे, तमाम चुनावी बातें कही। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा बिग पिक्चर सवाल है आपसे कि चंद्रशेखर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनकी सक्रियता जितनी नजर आ रही है, क्या उनका असर भी उतना नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है 2027 में चंद्रशेखर
आज की तारीख में देखें तो कहां खड़े हैं? थोड़ा सा सीरियस नोट से हट जाए क्या? अब सीजेपी सीजेपी वाले परसों प्रदर्शन करने वाले हैं 6 तारीख को। अच्छा। अब लोगों को पता नहीं है, बड़े से बड़े एक्सपर्ट ये नहीं कह पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो आएंगे, अच्छा, उन्हें कहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है? दिल्ली में प्रदर्शन है ना, जंतर मंतर पे परसों, मुझे है लगा ना कहीं पश्चिम में। हाँ। साहब? तो पता नहीं वहां हो जाए। अब दो बातें हैं जी। इनको। जब ये सांसद नहीं भी बने थे और 2022 में आपको याद होगा अखिलेश जी से भी इनकी बात चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा झिटक दिया गया था और थोड़ी नाराजगी हुई थी, लेकिन वो नाराजगियां दूर हैं। जहां तक जयंत की बात है, जयंत इन्हें लेकर राजस्थान और हरियाणा तक गए थे। तो अगर जयंत और अखिलेश चंद्रशेखर को अहमियत दे रहे थे तो उनके पास ग्राउंड रिपोर्ट्स जरूर रही होंगी। हालांकि उस समय तक उनको वोट कटवा ही कहा जा रहा था कि वो वोट काट पाएंगे, लेकिन उनकी एक अहमियत वोट काटने की भी थी। और जो जनजी बसपा वाला जनजी है, जो मायावती जी वाला जनजी है, वो बहुत अकलहाट में है, बहुत सालों से परेशान है कि क्या करे। उनका कहना ये होता है कि साहब हमें तो बिल्कुल बंधुआ की तरह रखा गया। तो उन लोगों को चंद्रशेखर रावण में एक उम्मीद दिखाई दी। और इनके सांसद बनने से पहले भी जब इनकी रैलियां हुई और सभाएं हुई तो उनमें बेशुमार भीड़ आई और बहुत इन्हें समर्थन मिला। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। छुटमलपुर इनके घर तक गया हूं। जब ये जेल से छूट के आए थे तो पहला इंटरव्यू मैंने इनका किया था। उस समय भी मैंने इनका जलवा देखा था, भीड़ देखी थी। फिर थोड़े से संगठन में एक दो इन्होंने बदलाव किए और नगीना जब जीते तो खाली अपने कोर वोट यानी दलित वोटों पर नहीं जीते, मुस्लिमों का बेइंतहा समर्थन मिला। उसके बाद जब उपचुनाव मीरापुर में हुआ, वहां पर भी हमने इनका कद बढ़ते हुए देखा, इनका समर्थन बढ़ते हुए देखा। तो हवा हवाई तो नहीं है नीरज भाई। ये कोई मतलब वर्चुअल काकरोच पार्टी नहीं है जिसे अभी देखना बाकी है। जमीन पर इनके साथ लोग हैं, समर्थन इनके साथ है। आगे ये अब इतनी महत्वाकांक्षा है, कितनी पाल लेते हैं, कहीं अहंकार में तो नहीं आ गए हैं, कहीं अति महत्वाकांक्षा। देखिए नाम दिया सत्ता परिवर्तन रैली ना साहब, तो इस नाम में ही थोड़ी सी बू आती है। जी 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 जी। अगर इसको वो एकता रैली या सद्भावना रैली रखते, ये मेरा निजी विचार है ना साहब, तो उसमें एक फील आती है। अगर ये इसे सिर्फ एकता रैली या युवा शक्ति रैली कर देते तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होता। अब जैसे ही आप सत्ता परिवर्तन रैली, एक जगह के आप सांसद सिर्फ, है ना, तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगने लग जाती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि आज सुबह जो ड्रामा हुआ धामपुर में, इनके घर को जब घेरा गया तो पुलिस छावनी बना दिया गया वहां पे। उसके बाद भी कई घंटे तक इनके जो होर्डिंग्स लगे थे वो प्रशासन ने गिराने की कोशिश की बिजनौर में। और जहां इंदिरा पार्क के पास ये लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत देर तक असमंजस की स्थिति रही कि अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। चांदपुर चौकी पे जाके इन्होंने भाषण दिया है। तो वहां तक अगर रैली का हाल देखेंगे तो कोई भी देखेगा तो ये कहेगा कि उस भीड़ को देख के किसी के भी होश जो है वो हो जाएंगे कि साहब इतनी भीड़ कैसे आई है। तो यानी समर्थन है, लोग दिल से उनके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो इसे किस दिशा में ले जाते हैं, कैसे अपनी शक्ति को फोकस करके रखते हैं, बटोरते हैं, उसे बिखराते तो नहीं या उसे डाइवर्ट तो नहीं कर देते। तो ये सारी बातें लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लगता है। हाँ जी हाँ जी। लगता है जी। में पुष्पेंद्र। कोई प्रॉब्लम है, कई बार वो बिजली चले जाने की वजह से भी वाईफाई कनेक्शन कटता है। तो मैं पुष्पेंद्र भाई से गुजारिश करूंगा कि वो दोबारा हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। लेकिन हम चंद्रशेखर पे जो सवाल कर रहे थे, आज चंद्रशेखर ने एक रैली की बिजनौर में, सुबह बड़ा ड्रामा हुआ, पुलिस ने उनके घर पर बाकायदा उन्हें नज़रबंद कर दिया, पुलिस की भारी घेराबंदी रही। हमारे साथ फिर से मुझे लगता है पुष्पेंद्र भाई का संपर्क हो गया है। हाँ पुष्पेंद्र भाई, आप चंद्रशेखर के बारे में बात कर रहे थे। मैं यही कह रहा था
कि अगर वो अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं और अति महत्वाकांक्षा में ज्यादा अहंकार में आके ऐसा ना हो कि भाई अखिलेश जी हाथ बढ़ाएं। अभी तो उन्होंने कह दिया कि बड़ा दरवाजा कर रखा है मैंने, लेकिन बड़े दरवाजे के अलावा अगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वेट करते रहें। भाई आपको भी बढ़ के जाना पड़ सकता है, तो आपको जाना पड़ेगा, तो जाइए। क्योंकि इस जो भी गठबंधन होगा इससे आप ही की ताकत बढ़ेगी चंद्रशेखर जी, है ना। फिलहाल इनकी ज्यादा बढ़ेगी, दूसरों को जो लाभ होगा नुकसान होगा अलग है, लेकिन इनकी ताकत ज्यादा बढ़ेगी। और अभी ये उम्र के जिस पड़ाव पे हैं और इनकी पार्टी की जो उम्र है, मुझे लगता है कि इन्हें ज्यादा दोस्तियां चाहिए लोगों के बजाय। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि अभी सब लोग हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो आदमी ये भी देखता है कि कौन जीत रहा है, कौन मुकाबले पर है ना साहब। तो अगर आप सब जगह कैंडिडेट खड़ी कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि मतलब आप कह दे साहब वोट परसेंटेज बढ़ गया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि लोग फिर ये सोचेंगे कि मैं अपना वोट बेकार ना करूं। और अगर आप गठबंधन में जाएंगे तो हो सकता है आपको उतनी सीटें पे नहीं, थोड़ी सीटों पे लड़ें, फोकस करें और अच्छे से लड़ पाए। मुझे ये लगता है कि इतनी ताकत तो इनमें है कि गठबंधन को भी लाभ मिले और इन्हें खुद भी लाभ मिले। लेकिन अकेले लड़ेंगे तो फिर वो ताकत जाया हो जाएगी। जी बिल्कुल। एक और सवाल, ये सवाल भी बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश के नज़रिए से है, लेकिन मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर फोकस में रख के आपसे बात करूं कि एक तरफ चंद्रशेखर की राजनीति है, एक तरफ अखिलेश की राजनीति है, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं। दूसरी तरफ एनडीए है जो हिंदू हित रक्षा की बात करते हैं। बुलडोज़र एक सिंबल के तौर पर उनके अलग अलग अवसरों पर नज़र आता है। अब आज की तारीख में आपको क्या माहौल दिख रहा है? ये चुनाव जाति पर होगा या हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर? देखिए, जो हालिया घटनाक्रम है और खासतौर पे बंगाल, अगर हम बंगाल को ध्यान में रखते हैं या उसमें आसाम भी आप जोड़ सकते हैं जी, तो जहां तक तो हिंदुत्व वाली बातें जातियां कहीं दिखाई नहीं थी। हिंदू और मुस्लिम ही दिखाई दिया, है ना साहब। जी 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 जी। और तमिलनाडु ने भी, हालांकि वो साउथ है और वहाँ ये बातें चलती नहीं, पर फिर भी इस मिथक को तोड़ते हुए और विजय जैसे को हीरो बना दिया। और उन्होंने भी अपने मंत्रिमंडल में इन बातों को तोड़ा जो बनाया। तो देश में कहीं ना कहीं अभी बात ज्यादातर जगह पर तो मतलब इस पर शब्दों में कहूँ तो हिंदू मुस्लिम ही लगती है। धार्मिक आधार ज्यादा लगता है और जातीय सीट वाइज हो सकता है नीरज जी के सीट वाइज ऐसा हो जाए, है ना। कुछ सीटों पर हमें देखने को मिल सकता है जहां पर या तो सजातीय लोग खड़े हों या एक दूसरी जाति के लोग आ जाएं, वहां पे जाति का प्रभाव दिखाई दे तो दे, पर अभी बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता। क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों ने अलग किया, नाराज है, ठाकुरों ने भी कहा कि भाई उन्होंने बैठक अलग कर ली, जाटों ने भी थोड़ा बहुत कहा है, गुजरों ने भी बैठक की है। लेकिन अगर आप इनसे निजी तौर पर कभी बातचीत करें ना, कैमरा नहीं होना चाहिए आपके हाथ में, माइक आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, है ना साहब, तो फिर वो पहले हिंदू ही बन जाता है ना सर। और ये बात सही है। शर्त ये है कि आपके हाथ में कैमरा या वो नहीं होना चाहिए, है ना सर। कई बार मैं कहता भी हूँ कि अगर हम पश्चिम की बात करें या पूरे देश की भी बात करें, पूरे यूपी की भी बात करें, कि भाई हम बात करते हैं कि किसान जो हैं वो नाराज हैं, किसानों के अंदर गुस्सा है। तो अगर सारा किसान एक हो जाए तो वो तो किसी भी पार्टी को हरा देगा, जिता देगा। लेकिन चुनाव के वक्त किसान भी हिंदू हो जाता है, किसान भी हिंदू हो जाता है और किसान भी मुस्लिम हो जाता है। तो वो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर नीरज जी एक बात जरूर है कि जी विपक्ष को अगर हम ये भी मान लें कि भाई टोटल में देश में बीजेपी को 40% से ज्यादा मिल रहा है, 45 मिल रहा है, 50 मान लीजिए एवरेज, तो फिर भी इस देश में 50% तो वो लोग हैं ना जो बीजेपी को नहीं दे रहे हैं या उधर नहीं जा रहे हैं। तो अब ये कब तक समय ऐसा चलता रहेगा, क्या कोई और नए समीकरण आएंगे,
क्या जेनजी या ऐसी कोई विचारधारा, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉकरोच जनता पार्टी है, नो, नॉट एट ऑल। हमारे यहाँ कोई अराजकता की सोचेगा वो संभव नहीं है। ना जी। हमारा देश नेपाल है, ना हमारा देश बंगाल है ना, बांग्लादेश भी नहीं है, हम नेपाल भी नहीं है। हमारे जी। यहाँ ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वो जो आइडियोलॉजी है, वो जो विचार है, क्या वो आएगा, क्या कुछ नए चेहरे आएंगे, तो कुछ कहानियों में परिवर्तन आएगा। आज की तारीख में तो लगता है ये संघर्ष होता रहेगा। और अखिलेश भी अपनी जगह लगे रहेंगे, योगी जी भी अपनी जगह लगे रहेंगे। और योगी जी को तो विपक्ष से भी भिड़ना है, और थोड़ा थोड़ा अपनी पार्टी में भी भिड़ना पड़ रहा है ना। तो बहुत ही बिल्कुल वैसे तो हर चुनाव अलग होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव खास तौर पर अलग होने वाला है। और हम बंगाल के बाद, हम महाराष्ट्र के बाद भी ये बात कर रहे थे, हम बिहार के बाद भी ये बात कर रहे थे, हम बंगाल के बाद भी ये बात कर रहे थे कि अब तो बीजेपी का अश्वमेघ रथ जो है वो 24 की उस अड़चनों को तोड़ के आगे बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है दोस्तों, वो एक अलग चुनाव होगा। वो अपने आप पे एक देश का चुनाव ही होता है, और उसी नज़रिए से उसे हम देखने परखने की कोशिश अभी से कर रहे हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।